कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल में आपका दोस्त ऋतिक है ना। आप देख रहे हो अपने भाई का चैनल यूनिक एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है फिजिकल वर्ल्ड। क्या है दोस्तों? फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फिजिक्स। 11-12 में एक पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स क्या होती है, इसमें ये पढ़ेंगे इसके स्कोप क्या है, सिलेबस क्या है 11-12 में। हम 11-12 में क्या सिलेबस है जो हम पढ़ेंगे, क्या किसका एक्साइटमेंट है, ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो कि है फिजिकल वर्ल्ड। कुछ नहीं है, आसान है। आप कह रहे हो भैया जी आसान, आप तो ये कहते हो जो आसान है, जो आसान वही है जो आपको समझ में आ जाए। हाँ जी वही कह रहा हूँ, आसान इसलिए तो है क्योंकि आपको समझ में आने वाला है। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड सबसे पहले देखते हैं हम साइंस। साइंस जो वर्ड है कहीं से तो आया होगा, किसी सबसे तो आया होगा, किसी और वर्ड से तो साइंस का वर्ड आया होगा, ठीक है ना। तो वही तो वो देखते हैं। जो साइंस का वर्ड है वो एक वर्ड से आया है। जो साइंस जो वर्ड है ना वो एक वर्ड से आया है जो कि है साइंटिया। क्या है? साइंटिया। तो साइंस जो वर्ड है वो एक आया है साइंटिया वर्ड से। इसका जो नामकरण है ना साइंस, वो साइंटिया वर्ड से हुआ है, साइंटिया वर्ड से। तो साइंटिया वर्ड का क्या मतलब होता है? अरे भैया जी कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता होगा इसका। बिल्कुल होता है, इसका मतलब होता है टू नो, जानना। जानना इसका साइंटिया का मतलब होता है जानना। तो सीधी सी बात ये है, साइंस तो एक नाम आया है वो साइंटिया वर्ड से आया है, और साइंटिया वर्ड का मतलब होता है टू नो, जानना। अब भाई जी साइंस आया तो फिजिक्स भी किसी से आया है और किसी वर्ड से। बिल्कुल, फिजिक्स जो आया है, फिजिक्स जो नाम आया है वो आया है फ्यूरिज वर्ड से। फ्यूरिज वर्ड से। उसका मतलब भी तो भैया कुछ होता होगा। बिल्कुल होता है। फ्यूरिज वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है नेचर। नेचर, नेचर कैसे? नेचर भैया ऐसे। नेचर, नेचर में क्या क्या आता है? नेचर में वो जा रहा है, उसके भाई की शादी होगी, लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मैं मौसी के घर जाऊंगा, मैं कल चाची घर से आया, मेरे चोट लग गई, मेरा पैर टूट गया। जो भी तुम कुछ चीज कर रहे हो, तुम कौन सी क्लास में, तुम 11th क्लास में हो, तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, टीवी देख रहे हो, जो भी चीजें सब नेचर में आती है, सब चीज नेचर में आती है। तुम अभी अपने भाई की वीडियो देख रहे हो तो नेचर में, ये सब नेचर है। लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो, नेचर है, ठीक है ना। जो भी चीज कर रहे हो, तुम थोड़ी देर पहले गेम खेल लेते हो, वो भी आपके नेचर में आता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है, इसका आपको इंतजार था। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? अरे भैया जी हम फिजिक्स समझेंगे, फिजिक्स क्या है? हम तो इसके न्यूमेरिकल से डर जाते हैं, हम ये समझेंगे फिजिक्स क्या है। अरे कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, देखते हैं फिजिक्स क्या है। मैं आपको बहुत मतलब कि सब छोड़ो, डेफिनेशन छोड़ो, डेफिनेशन बाहर में देखते हैं, पहले हिंदी में समझो। कोई पूछे फिजिक्स क्या है, आपको ये कहना है फिजिक्स जो है वो साइंस की एक ब्रांच है। वो उसमें हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमेना के बारे में। क्या? साइंस की एक ब्रांच है फिजिक्स, और फिजिक्स में हम ये नेचर के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं, समझ रहे हो। तो कोई पूछे व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज क्या? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। समझ रहे हो? अरे भैया जी क्या कह दिया समझ में नहीं आया, लेकिन तो देता आराम से बोलो, अरे कोई बात नहीं है। ये तो इस चैप्टर की फिजिकल वर्ल्ड के नोट्स मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके ले लेना वहां से। और नोट्स ऐसे मत करना, नोट्स ले लिए, लिख लिए, बना लिख दो भी बढ़िया चीज से। उन्हें पढ़ना भी है दोस्तों, उन्हें पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत से नोट्स बनते हैं। कोई पूछा व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स एक ब्रांच है साइंस की, और वो उस फिजिक्स में हम पढ़ते हैं नेचर के बारे में और नेचुरल फिनोमेना के बारे में, ठीक है। और भैया कुछ उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी तो होंगे, फिजिक्स के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी तो होंगे।
होंगे नहीं होंगे? होंगे। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है फिजिक्स के। देखते हैं इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फिजिक्स। अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इसके फिजिक्स के और फिजिक्स। इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फिजिक्स, 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। कौन कौन से है वो? एक तो है एवर डायनेमिक्स। फर्स्ट इज एवर डायनामिक्स। अरे भैया जी क्या वर्ड दे दिया, इस डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? हम तो पहली बार सुन रहे हैं नाम। अरे कुछ नहीं, डायनामिक्स का मतलब होता है, क्या मतलब होता है बताओ? क्या मतलब होता है डायनामिक्स का? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जाके बताओ। अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और बताओ, वीडियो को पॉज करो और जाके बताओ कि डायनामिक्स का मतलब क्या होता है। डायनामिक्स का मतलब होता है चेंज होने की पॉसिबिलिटी, चेंज होने की पॉसिबिलिटी। अरे भैया जी फिजिक्स तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिजिक्स तो कभी चेंज नहीं हुई। फिजिक्स की जगह कोई और दूसरा सब्जेक्ट तो आया नहीं, चेंज कैसे? समझ नहीं आई बात। अरे बात ये है फिजिक्स के अंदर जो लॉ हैं उनके अंदर चेंजिंग हो सकती है। कैसे हो सकती है? ऐसे हो सकती है। प्रेजेंट टाइम में हमें कोई नया लॉ बनाना है, कुछ भी करना हो, नया फिनोमेना हो गया हो, किसी लिए लॉ बनाना हो, या फिर हमें न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए नया लॉ बनना है, तो पुराना वाला नए लॉ बनने के लिए जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ किसी चीज के लिए अगर पुराने जो लॉ को अगर उसमें कोई चेंजिंग लानी हो, अब उसमें कोई बदलाव लाना हो तो भाई बिना सोच समझे ला देंगे उसमें बदलाव। यानी कोई परमानेंट नहीं है, कोई भी लॉ में कभी चेंजिंग हो सकती है, समझ लो। डायनामिक्स में चेंज होने की पॉसिबिलिटी, बदलाव होने की संभावना। भैया तुम तो प्योर हिंदी बोल गए, अरे कोई नहीं, समझ गए ना, वही बोलते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारा है लॉज एंड प्रिंसिपल। लॉज एंड प्रिंसिपल, लॉज एंड प्रिंसिपल। लॉज एंड प्रिंसिपल मस्ट बी यूनिवर्सल, हर जगह लागू होंगे। यूनिवर्सल हर जगह लागू होना। ये जो हम लोग पढ़ते हैं तो प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, वो हर जगह लागू होंगे। यूट्यूब में, बिहार में भी, हर जगह, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। ऐसा तो नहीं है पूरे वर्ल्ड में होते हैं ये। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में हो रहा है, हमारे लोग इंडिया में हो रहे हैं लागू है और पाकिस्तान में वो हो ही नहीं रहे भैया। कैसे एग्जाम्पल दो मैं, हमें समझ में नहीं आया। तुमने भैया जी आपने कही कि ये हर जगह लागू किया, मैंने बात मान ली, पर हमें कोई एग्जाम्पल तो दो, देते हैं। देखो एग्जाम्पल ये क्या बनना है? ये बनना है पेड़ पर लटक रहे हैं सेब, नीचे क्या है? ग्राउंड, ठीक है। ये जो सेब टूट के ग्राउंड में गिरेगा, सेब टूट के ग्राउंड में गिरेगा तो क्या होगा? फॉल ऑफ एप्पल ऑन ग्राउंड ड्यू टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी वजह से ये पेड़ पे टूट के ग्राउंड पर गिर रहा है। इसकी वजह से गिर रहा है, ये गिर रहा है, इसकी वजह से गिर रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से ये फोर्स लगा है। तो जब भी से नीचे गिरा है, ऐसा तो नहीं हुआ कि वो आसमान में टूट के आसमान में चला गया, ग्राउंड पे तो गिरेगा। और ऐसे पाकिस्तान में भैया जी, पाकिस्तान में भी तो सेब ग्राउंड पे गिरता है, टूट के गिरता है कि नहीं गिरता कि वो आसमान में चला जाता है। वहां भी तो पेड़ टूट के कह रहा हूँ, सेब टूट के ग्राउंड में गिरता है ना,
ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में सेब टूट के ग्राउंड पे गिरता है, वहाँ आसमान में जाके और नीचे गिरने की जगह पाकिस्तान में वो टूट के ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, लो ग्रेविटेशन वहाँ भी तो यूज हो रहा है, टूट के धरती पे तो गिर रहा है वो, इंडिया में भी गिर रहा है, पाकिस्तान में भी गिर रहा है, अमेरिका में भी गिरेगा, हर जगह जो हम लोग प्रिंसिपल पढ़ते हैं वो हर जगह लागू होते हैं, मस्ट बी यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड में, समझ रहे हो आप, मस्ट बी यूनिवर्सल, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, वो की जो है क्या है, हमने दो की बात करी और थर्ड है मेन प्रिंसिपल। मेन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे भैया, कितने हैं मेन प्रिंसिपल और कौन कौन से हैं। दो मेन प्रिंसिपल है, यूनिफिकेशन, कौन कौन से, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन, समझ रहे हो बात को, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन दो होते हैं ये मेन प्रिंसिपल, ठीक है। अब बात करेंगे इनकी डेफिनेशन, रिडक्शन क्या होते हैं, यूनिफिकेशन क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पहले वाली बैच करते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, फिर इसके एक होता है फर्स्ट इज एयरोडायनामिक्स, कोई भी लोग कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी, लोड फिर समझिए कुछ भी हो सकता है, लोड एंड प्रिंसिपल ये है हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसमें हमने बात करी है, मस्ट भी ये आप हमेशा हर जगह लागू होते हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में, यूपी में, बिहार में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में हर जगह लागू होंगे, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, भैया कोई सा भी देश छूट जाएगा वो तो आपको पता है, मैं ये बात कह रहा हूँ कि पूरे वर्ल्ड में लागू होंगे, आप समझ लेना, ठीक है। थर्ड इज मेन प्रिंसिपल, हमने थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात की थी, जो वो है मेन प्रिंसिपल, इसमें दो मेन प्रिंसिपल होते हैं, यूनिफिकेशन, रिडक्शन, ठीक है। इनके बारे में देखते हैं, यूनिफिकेशन, रिडक्शन के बारे में समझते हैं क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनके भैया एग्जाम्पल देकर समझाओ, सब देंगे दोस्तों, भैया जी सब देंगे। अब बात करते हैं हम यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन क्या होता है, ये यूनिफिकेशन क्या होता है, यूनिफिकेशन आप ये समझो, यूनिफिकेशन एक ऐसा अटेम्प्ट है जो एक्सप्लेन करता है वेरियस फिनोमेना को एक लॉ से, मतलब बहुत सारी घटना है, बहुत सारे फिनोमेना हैं, बहुत सारे फिनोमेना हैं, उसी को एक लोग एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे बाबा, सीधी सी बात ये है, बहुत सारी घटनाओं को, बहुत सारी प्रॉब्लम को, या कुछ प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम दाम जाएंगे, जैसा कि फिनोमेना देखो, बात ये है, सिंपल सी बात ये है, एग्जांपल देता हूँ मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला दे लो, एग्जांपल दे समझाता हूँ, फोल ऑफ एप्पल ऑन ग्राउंड, ठीक है, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ क्या भैया, क्या मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, है कि नहीं। ये तीन फिनोमेना को सिंगल लॉ क्या कर रहा है, एक्सप्लेन, ये तीनों फिनोमेना को सिंगल लॉ कर रहा है एक्सप्लेन। यूनिफिकेशन वो होता है जो बहुत सारी फिनोमेना को एक सिंगल लॉ
एक्सप्लेन कर दे, वो यूनिफिकेशन है। जैसे कि लो ऑफ ग्रेविटेशन, एक लो है जो कि लो ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं उसे। एक सिंगल लो तीनों फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसी यूनिफिकेशन वही होता है जो बहुत सारी फिनोमेना को एक लो एक्सप्लेन कर दे। समझ रहे हो भैया? समझ में तो आ गया। अब इसकी डेफिनेशन तो बता दो। डेफिनेशन ये है, यूनिफिकेशन इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिनोमेना बाय सम एंड फ्यू लॉज। समझ रहे हो भैया? थोड़ा आराम से बोलते हैं। अरे चिंता वाली बात नहीं है, बोला था ना पहले नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके ले लेना, ठीक है? अब बात करते हैं रिडक्शन। ये दूसरा मेन प्रिंसिपल है, याद रखना भैया जी। यार ठीक है, रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन आप समझो। रिडक्शन आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी। आप 2 घंटे 3 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता हो गया, आप उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे। क्यों? प्रॉब्लम कैसे हुई, उसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है? तो आपके दिमाग में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, एंड फोर्थ पीस, ठीक है? ये बड़ी प्रॉब्लम को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपने समझा स्टार्टिंग में क्या हुआ था। पहले आप समझा स्टार्टिंग में क्या हुआ, सबसे पहले आपने समझा शुरुआत में क्या हुआ था जब प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, स्टार्ट में क्या हुआ था। फिर समझा उसके बाद क्या हुआ था, फिर समझा उसके बाद क्या हुआ था, और लास्ट में समझा कि लास्ट में क्या हुआ था। पहले समझा स्टार्टिंग में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को 4 भाग में डिवाइड करके आप पूरी प्रॉब्लम समझ गए कि प्रॉब्लम क्या थी, कैसे हुई थी और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो रिडक्शन वही होता है कि वो होता है कि एक बड़े फिनोमेना को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए। उसको एक्सप्लेन करना कहते हैं रिडक्शन में। एक बड़े फिनोमेना को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसे एक्सप्लेन करने को रिडक्शन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन ये है, कोई पूछे व्हाट इज रिडक्शन, सीधा जवाब ये, प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स, जिसे कहते हैं रिडक्शन। सीधा जवाब भैया, सीधा जवाब भैया जी है। अब आप कह रहे भैया जी एग्जांपल दे दो, एग्जांपल जरूरी है। एग्जांपल ये है थर्मोडायनेमिक्स। ये है 11th का टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, जो कि आप 11th तक पढ़ोगे, ठीक है? इसका एक पार्ट काइनेटिक एनर्जी आपको नई जो पढ़ाई गई थी कि नहीं? अरे भैया जी मैं नाइट में तो 3 दिन स्कूल गया था, बस वो भी 15 से 26 जनवरी और किस्मत डे वाले मैंने क्या पढ़ाई करी। मैं आपके कंफ्यूजन दूर करता हूँ, बहुत बड़ी टेंशन होगी आपको कि मैंने 9th 10th नहीं पढ़ी तो मैं 11th कैसे कर लूँगा। आप कोई चिंता वाली बात नहीं है, 9th 10th नहीं पढ़ी तो 11th में स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, सब कवर हो जाएगा उसमें, ठीक है? ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बड़ा टॉपिक है, उसका एक पार्ट हमने 9th में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी। तो इस बड़े टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये छोटा हुआ, कम हुआ, वैसे थोड़ा ही हुआ, कम हुआ ना, इसी को कहते हैं रिडक्शन। समझ रहे हो बात? अब हम पढ़ने वाले हैं इसके स्कोप के बारे में और एक्साइटमेंट के बारे में। क्या क्या स्कोप है फिजिक्स में, ठीक है? स्कोप एंड एक्साइटमेंट।
स्कोप का मतलब होता है सिलेबस। क्या क्या सिलेबस पढ़ने वाले हैं 11th 12th में? भैया जी अभी से तो बता रहे हो 11th तो उनको पहले 12th को बता रहे हो कि अरे भैया बेसिक नॉलेज रख लो ना, चैप्टर बताया गया तो तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है? एक दो चीज फालतू सीखने में है। देखते हैं उसको क्या क्या स्कोप है। स्कोप के बारे में हम बात करते हैं। जो स्कोप क्या क्या सिलेबस है? दो इसको स्कोप को दो पार्ट हम बांटा गया है। एक है मैक्रोस्कोपिक, सेकेंड इज माइक्रोस्कोपिक। अंतर समझना, डिफरेंस समझना। माइक्रोस्कोपिक समझ रहे हो? एक है मैक्रोस्कोपिक, एक है माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी तो दोनों भैया जी बिल्कुल होते हैं, दोनों के दूसरे दूसरे नाम होते हैं। इसको कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं इसको। क्लासिकल फिजिक्स इसको कहते हैं, और उसको कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इसे कहते हैं। समझ रहे बात को? स्कोप के दो स्कोप के दो है, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और माइक्रोस्कोपिक कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स का क्या मतलब है? आपने सुना होगा क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस तो ऐसी जो क्लासिकल डांस जो पहले चलता आ रहा हो डांस, पुराना डांस हो, ऐसी क्लासिकल फिजिक्स जो पहले चलते आ रही है। जो पुरानी फिजिक्स उसे कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। और जो क्वांटम फिजिक्स है, जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो आज की फिजिक्स है, उसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। अब बात करते हैं, अब इन दोनों के 5 होते हैं टोटल मिला के। कौन कौन से बात करेंगे? ठीक है, फर्स्ट इज मैकेनिक्स, सेकंड इज थर्मोडायनामिक्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ऑप्टिक्स। ठीक है, सीधी सी बात यह है क्लासिकल फिजिक्स के 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स। 4 इसके होते हैं। और क्वांटम फिजिक्स का एक होता है, क्वांटम फिजिक्स का सिर्फ एक होता है, वो होता है एटम। होता है एटम्स। टोटल ये 5 होते हैं। कौन कौन से? मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, एटम। 4 क्लासिकल फिजिक्स के होते हैं, एक क्वांटम फिजिक्स का होता है। टोटली 5 होते हैं। अब बताओ तो भैया जी ये 5 टोटल है, कितने लेवल पढ़ जाएंगे, कौन कौन से लेवल पढ़ जाएंगे? देखो भाई, ये तो दिख रहे हैं ना आपको स्टार्टिंग के, ये पढ़ जाएंगे 11th क्लास में। ये 2 टॉपिक मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स पढ़े जाएंगे 11th क्लास में। और ये 3 जो है ये पढ़े जाएंगे हमारी 12th क्लास में। सीधा फंडा ये है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स पढ़े जाएंगे 2 टॉपिक 11th में, 3 टॉपिक पढ़ जाएंगे 12th में। ठीक है, अब देखते हैं इनमें क्या क्या आता है। मैकेनिक्स में क्या आता है, थर्मोडायनामिक्स में क्या आता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या आता है, ऑप्टिक्स में क्या आता है, एटम्स में क्या आता है, सबके बारे में बात करेंगे हम। मैकेनिक्स में आते हैं मोशन और पार्टिकल। मोशन और पार्टिकल्स आते हैं मैकेनिक्स में। और क्या आता है? और आता है साउंड वेव,
साउंड वेव जाता है, वाटर वेव जाता है, भाई बहुत सी जाती है एक्सेट्रा। आपका बोर्ड बढ़ जाएगा, पर ये टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक में टॉपिक आते हैं वो नहीं बताए जा सकते। समझो ना बात के ऊपर, ये मैंने बताया आपको बहुत सारे एक्सेट्रा। थर्मोडायनेमिक्स में सारी हीट टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। हीट टेम्परेचर, समझ रहे बात को। कंडक्शन, ये जो सारी बातें हैं वो हो जाती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, सारी हीट टेम्परेचर को लेके। अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें सारी बात हो जाती है भैया जी इलेक्ट्रिसिटी की, सब आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, जो भी चीज़ सब इलेक्ट्रिसिटी में जो भी है वो आ जाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या लिख रहा हूँ मैं, करंट आ जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, समझो मैग्नेटिज्म आ जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में, ठीक है। ऑप्टिक्स में क्या आता है, ऑप्टिक्स में आते हैं सारे लेंस। आई आ गया हमारा समय, लेंस आ गया इसमें हमारा, लेंस आ गया और रेनबो आ गया, ठीक है ना। ये सब आ जाते हैं ऑप्टिक्स में। सबसे छोटा वो है एटम, ये इसमें क्या क्या आता है, इसमें जो माइक्रोस्कोप से दिखे वो सब आ जाता है एटम्स में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो स्कोप से दिखने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो आ जाते हैं एटम्स में। सीधा फंडा ये है, पूरा रिवीजन करवाता हूँ। स्कोप में क्या क्या होता है, स्कोप में माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, अंतर ये मैक्रो माइक्रो, समझ रहे हो। मैक्रोस्कोपिक का दूसरा नाम क्लासिकल फिजिक्स है, उसे कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, मतलब जो पहले चलती आ रही हो फिजिक्स, पुरानी फिजिक्स को मैक्रोस्कोपिक कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और माइक्रोस्कोपिक का दूसरा नाम है क्वांटम फिजिक्स, वो मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। उसे जो आज की फिजिक्स है उसे माइक्रोस्कोपिक या क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स के चार पार्ट में डिवाइड है, और क्वांटम फिजिक्स 1 पार्ट में, टोटल मिला के 5 पार्ट में डिवाइड है। सीधी बात ये है, ठीक है। तो वो क्लासिकल फिजिक्स के 4 पार्ट, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स है। और क्वांटम फिजिक्स का जो एक पार्ट है वो है एटम, ठीक है ना, समझिए ये थे। तो और 11th में हम ये दोनों पढ़ेंगे, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, एटम पढ़ेंगे 12th में। ये दोनों पढ़ेंगे 11th में, ये तीनों पढ़ेंगे 12th में, ठीक है ना। हमने बात कर ली है स्कोप की, अब देखेंगे हम इसके एक्साइटमेंट। क्या देखोगे एक्साइटमेंट, मतलब कि तुम्हें अगर फिजिक्स आ गई तो आप क्या समझोगे, क्या आपका माइंड में क्या बातें आएंगी, एक्सपेरिमेंट को लेकर आप क्या समझोगे, क्या आएगी एक्सपेरिमेंट के अंदर, क्या इमेजिनेशन आएगी, सब बात करेंगे एक्साइटमेंट में। मिट गया क्या, कोई नहीं, मिटा दो। अब बात करते हैं हम एक्साइटमेंट की, ठीक है ना। एक्साइटमेंट का एक्साइटमेंट के 5 पॉइंट बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहला पॉइंट ये है इसका, पहला पॉइंट में आप जब ये एक्साइटमेंट का मतलब आप समझ, एक्साइटमेंट का मतलब समझ गए होंगे, यानी जब आपको फिजिक्स आने लगेगी, फिजिक्स को आप समझने लगोगे, फिजिक्स जब आपको जब आप समझने लगोगे ना, तो आपके अंदर क्या इमेजिनेशन आएगी फिजिक्स को लेके, ठीक है ना। तो देखते हैं, जब आप एक्साइटमेंट आएगी आपके अंदर, तो भाई आप बहुत सारे फिनोमेना को, बड़े फिनोमेना को एक सिंगल लॉ से कर दोगे एक्सप्लेन।
फर्स्ट पॉइंट इज एक फर्स्ट पॉइंट इज कि जब आपके अंदर एक्साइटमेंट आने लगेगी तो आप बड़े से बड़े फिनोमेना को, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिनोमेना को एक सिंगल नोट से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो करने लग जाओगे। ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट। आपको नए एक्सपेरिमेंट को लेकर नई नई इमेजिनेशन आ जाएगी कि हाँ भैया ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये लगा दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इमेजिनेशन आने लग जाएगी आपका माइंड में क्लिक होने लग जाएगी फोटो की भैया ये अभी ये होगा, वो होगा, वो होगा। थर्ड इज एप्लीकेबल टू मेक यूजफुल। ठीक है। और फोर्थ इज एप्लीकेबल इन थर्ड इज एप्लीकेशन टू मेक यूजफुल डिवाइसेज। ठीक है। फोर्थ इज एप्लीकेबल इन डेली लाइफ। ठीक है। फिफ्थ इज प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। ये 5 पॉइंट थे एक्साइटमेंट के थे, बोल रहे हो एक्साइटमेंट के 5 पॉइंट के बारे में मैंने बात करी है। अब ठीक है, तो आपको इस चैप्टर के नोट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को ले लेना जाके, वहाँ उस पूरे नोट्स को डाल लेना। ठीक है। डिटेल में सब बताया गया है, सबके बारे में है। तो अगर आपको अपने भाई की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिलता है अगर आप लाइक करते हो तो आगे वीडियो बनाने का। ठीक है। तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।